तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि टोटल 158 सेक्शंस एंड 51 ऑर्डर्स दिए गए हैं सीपीसी में। तो सबको याद कर पाना तो काफ़ी मुश्किल है, तो उसमें से कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस और ऑर्डर्स हैं जो कि इस वीडियो में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 की, जिसमें डिक्री की डेफिनेशन दी गई है, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं उसका जनरल मीनिंग। एंड बेसिकली डिक्री क्या होती है? वो किसी जजमेंट का जो मेन इशू को हम डिक्री में मेंशन किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस्ट ऑफ द जजमेंट, जिससे कुछ राइट्स कंक्लूड होते हैं, उसे हम डिक्री कहते हैं। और जैसे कि सेक्शन 2 सेक्शन 3 में दिया हुआ है डिक्री होल्डर की डेफिनेशन। तो जिसके फेवर में डिक्री पास होती है, या मतलब कोई भी हो सकता है, इवन स्ट्रेंजर टू द सूट, उसे हम डिक्री होल्डर कहते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 की, फॉरेन जजमेंट। इट मीन्स द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट कौन सा होता है? जिसे ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है और ना ही उसको कंटिन्यू किया है, और उस फॉरेन कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उसको हम फॉरेन जजमेंट कहेंगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में गवर्नमेंट प्लीडर की डेफिनेशन दी है, जो कि कोई भी ऑफिसर हो सकता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन एक्सप्रेस्ड बाय दिस कोड ऑन द गवर्नमेंट प्लीडर। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 8, जिसमें डेफिनेशन दी गई है जज की, जो कि सिंपली कहता है कि जज मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 कहता है कि जजमेंट means the statement given by the judge on the grounds of a decree or order। यानी कि जजमेंट वो होती है कि जिसके आधार पर जज ऑर्डर या डिक्री देता है, या हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर। अब नेक्स्ट है जजमेंट डेटर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 में डेफिनेशन है जजमेंट डेटर की, विच मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made। जजमेंट डेटर हम उनको कहते हैं कि जिसके खिलाफ डिक्री पास की जाए, यानी कि जिसके फेवर में डिक्री आई उसको हम डिक्री होल्डर कहेंगे, और जिसके खिलाफ सूट में डिक्री पास की गई है उसको हम जजमेंट डेटर कहेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 2 सब सेक्शन 11, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? ऐसा नहीं है कि डेथ हो गई है तो ये मेरे एलआर हैं। एलआर वो भी हो सकते हैं जो बाद में इंटरमीडियल करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एलआर मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमीडियल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज। यानी कि जब भी जो भी मेन केस फाइल किया गया है या किसी के अगेंस्ट फाइल किया है, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो उनके जो लीगल हेयर होते हैं उनको रिकॉर्ड पे लाने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है। तो जो उनके बिहाफ पे मतलब परस्यू करते हैं केस को, उसको बेसिकली एलआर कहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 2 सब सेक्शन 12, जो कि डेफिनेशन कहता है कि मीन्स प्रॉफिट की। मीन्स प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोसेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड और माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड देयर फ्रॉम टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट्स बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोसेशन। फ्रेंड्स, इसको मीन्स प्रॉफिट की डेफिनेशन को हम एक जनरल लैंग्वेज में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसपे मैं इलीगल तरीके से एक कोई बंदा रह रहा था, और 10 साल से मतलब 10-15 साल से उस प्रॉपर्टी पर मैंने केस डाला। तो सबसे पहले तो मुझे पोसेशन मिलना चाहिए, यानी कि मेरी कोई एक प्रॉपर्टी है और उस पर कोई इलीगल तरीके से रह रहा है पिछले 10-15 साल से। तो जब मैंने उस पर कोर्ट में केस डाला तो सबसे पहले मुझे तो उस प्रॉपर्टी का पोसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरी थी। और दूसरा, उन 10 साल में उस प्रॉपर्टी का वो क्या करता था, जैसे मैं अगर रेंट पे देता तो वो दोनों मुझे चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए थी, जिससे पोसेशन हो गया और उस पर जो इंटरेस्ट मिला या प्रॉफिट मिला, या फिर उस पर जो भी रेंट गेन हुआ है तो वो भी मुझे मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि उस प्रॉपर्टी को अगर मैं रेंट पे देता तो जो रेंट एक्रू होता तो वो भी मुझे मिलेगा। मीन्स प्रॉफिट यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर वो कोई इलीगल तरीके से किसी दूसरे कब्जे में है और उस पर वो गेन कर रहा है, वहाँ से रेंट ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट भी मेरे को मिलेगा। बट हाँ, इसमें मेन इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात यह है कि जो भी इम्प्रूवमेंट लगाया है उसने, यानी कि मेरी प्रॉपर्टी पे जो उसने इम्प्रूवमेंट की है, वहाँ पे कुछ बनाया है खुद, तो उस पर मेरे को इंटरेस्ट का कोई कॉस्ट नहीं मिलेगा। या हम इसको समझ सकते हैं कि पोसेशन प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट बट नॉट इम्प्रूवमेंट। अब नेक्स्ट सेक्शन है 2 सब सेक्शन 14, जो कि कहता है कि
ऑर्डर. Order means the final formal expression of any decision of a civil court which is not a decree. Basically ऑर्डर वो है जो डिक्री नहीं है, मतलब कि कुछ ऑर्डर्स अपीलेबल हैं और कुछ नहीं है, बट डिक्री इज ऑलवेज अपीलेबल. ऑर्डर तो अप्लीकेशन में भी मिल जाता है, बट डिक्री वहीं मिलेगी जहाँ पे हम सूट या प्लेंट फाइल करते हैं. सेक्शन 215 में है प्लीडर. प्लीडर मीन्स एनी पर्सन entitled to appear and plead for another in court and includes an advocate, a वकील and an attorney of a high court. ये तो सिर्फ डेफिनेशन थी फ्रेंड्स. उसके बाद जो मेन सेक्शंस स्टार्ट होते हैं, सेक्शन 9 में बात की गई है सूट्स ऑफ सिविल नेचर. इसमें मैं आपको पूरी डिस्क्रिप्शन में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के लिए हैं, तो उसके लिए सेपरेट वीडियोस बनाई जाएगी ऑन अ पर्टिकुलर सेक्शन. सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13 ये ऑल आर इम्पोर्टेंट सेक्शंस. उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 15 to 20 प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में, जो कि डिसाइड होती है कि किस केस को कौन से ज्यूरिसडिक्शन में फाइल किया जाएगा, क्या क्या उसके ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए, सच एज पेक्यूनरी होनी चाहिए, टेरिटोरी होनी चाहिए, या केस जो है कौन सा कहाँ फाइल किया जाएगा, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि मूवेबल से. तो वो सेक्शन 15 to 20 में उसकी बात की गई है. इस पर मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स की. सेक्शन 26 में बात की गई इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की. उसके बाद सेक्शन 27 समन्स टू डिफेंडेंट. सेक्शन 27 इज रेड विद ऑर्डर 5 ऑफ CPC. नेक्स्ट सेक्शन 31 समन्स टू विटनेस. उसके बाद मेन ऑर्डर है ऑर्डर 21, जिसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है 36 अप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. उसके बाद सेक्शन 75, 76, 77, 78 ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं. पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशंस, कमीशन टू अनदर कोर्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट. उसके बाद सेक्शन आते हैं 79 भी इंपॉर्टेंट है, सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, कि किन किन केसेस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के द्वारा सूट फाइल किए जा सकते हैं. उसके बाद सेक्शन 81 की एग्जम्पशन लगती है जब भी कभी अरेस्ट और पर्सनल अपीयरेंस की एग्जम्पशन चाहिए तो अंडर सेक्शन 81 में CPC में एप्लीकेशन फाइल की जाती है. सेक्शन 82 व्हेन एलियंस में इशू. सेक्शन 83 व्हेन फॉरेन स्टेट्स में सू. सेक्शन 89 ये भी इंपॉर्टेंट है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट. कौन कौन से वो मोड हैं जो कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स कराते हैं. नेक्स्ट है सेक्शन 94 एंड 95 सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स. फिर हम आ जाते हैं काफ़ी मेन टॉपिक पे, जो कि कोर्ट्स में अपील्स फाइल की जाती है, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन फाइल की जाती है. तो सेक्शन 96 बात करता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, जिसको हम फर्स्ट अपील भी कहते हैं. सेक्शन 100 कहता है सेकंड अपील के बारे में, कि आफ्टर अपील में फर्स्ट अपील के ऑर्डर को किसी किसी केस में सेकंड अपील में भी चैलेंज किया जा सकता है. अब वो कौन कौन से होंगे उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड की जाएगी. उसके बाद सेक्शन 100A कहता है कि नो फर्दर अपील इन सर्टन केसेस, यानी कि कुछ ऐसे केसेस दिए गए हैं जिसमें स्पेशली बार लगा दिया गया है कि नो फर्दर अपील इज अलाउड इन दोज सर्टन पर्टिकुलर केसेस. उसके बाद सेक्शन 101 इज सेकंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड्स. सेक्शन 102 इज नो सेकंड अपील इन सर्टन सूट्स. उसके बाद है रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन. सेक्शन 113 डील करता है रेफरेंस से, जो कि ऑर्डर 46 ऑल्सो रेड विद दिस सेक्शंस. यानी कि जब भी हम कभी रेफरेंस कोर्ट में फाइल करते हैं तो उसको लिखा जाएगा कि ऑर्डर 46 रेड विद सेक्शन 113 ऑफ CPC. उसी तरह सेक्शन 114 रिव्यू के बारे में बात करता है, ऑर्डर 47 भी उससे डील करता है. एंड सेक्शन 115 इज विद रिस्पेक्ट टू रिवीजन, यानी किस किस केसेस में रेफरेंस, किस केस में रिव्यू और किस केस में रिवीजन फाइल की जाती है CPC में. तो वो काफ़ी एक डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो होगा, वो भी जल्दी अपलोड किया जाएगा. उसके बाद सेक्शन 114 पे आते हैं, 144 पे, जो कि क्या बात होती है कि एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन. उसके लिए सेपरेट वीडियो होगी एक. नेक्स्ट है केवियट. केवियट मीन्स कि राइट टू लॉज अ केवियट. सेक्शन 148A बात करता है राइट टू लॉज अ केवियट. केवियट जनरली मीन्स होता है कि जब भी हम ऐसा एंटिसिपेट करते हैं कि किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट या डिक्री अगेंस्ट हमें लगता है केस फाइल कोई करने वाला है, कोई कर सकता है, तो उसके एंटिसिपेशन के लिए हम कोर्ट में केवियट फाइल करते हैं. और जब भी उसके द्वारा कोर्ट में केस फाइल किया जाता है तो कोर्ट के द्वारा हमें उस चीज़ की इंटीमेशन दी जाती है. नेक्स्ट है हमारा इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट. इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट्स वो होती हैं जिनको कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं दिया गया है, बट इट इज़ ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट वेदर दिस एप्लीकेशन वुड बी अलाउड और नॉट.
सो सेक्शन 148 बात करता है इनलार्जमेंट ऑफ फाइन की, कि वो फाइन को इनलार्ज भी कर सकते हैं। सेक्शन फिर 149 इज डील विद पावर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फी। इट मीन्स कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोर्ट में इनसफिशिएंट कोर्ट फी फाइल हो जाती है, कम कोर्ट फी फाइल होती है, तो उसको दोबारा कोर्ट फी फाइल करने के लिए सेक्शन 149 की एप्लीकेशन के साथ परमिशन ली जाती है और ये जो भी डेफिशिट कोर्ट फी होती है उसको फाइल किया जाता है। सेक्शन 151 काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि कोई भी मिसलेनियस एप्लीकेशन होती है जैसे कि एग्जम्पशंस की हो गई फ्रॉम फाइलिंग एलिजिबल कॉपी और फ्रॉम फाइलिंग सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट, इम्प्यून ऑर्डर और अदर मिसलेनियस एप्लीकेशन जिसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, तो उन एप्लीकेशन को सेक्शन 151 सीपीसी के अंदर फाइल किया जाता है। उसके बाद आती है सेक्शन 152 अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर। जैसे कभी कभार कोई अर्थमेटिकल एरर्स हो जाती हैं या कोई भी मिस्टेक, एरर, टाइपो एरर हो जाती है, तो अंडर सेक्शन 152 ऑफ सीपीसी में कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके उस चीज़ का अमेंडमेंट कराया जा सकता है। फिर सेक्शन 153 है इज़ जनरल पावर टू अमेंड एंड सेक्शन 153A इज़ टू पावर टू अमेंड डिक्री और ऑर्डर वेयर अपील इज समरली डिसमिस्ड। अब ये तो थे हमारे बेसिकली सारे सेक्शंस। अब हम आते हैं ऑर्डर 1 पे। तो सबसे पहले आता है ऑर्डर 1 पार्टीज टू सूट्स, तो जिसमें कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑर्डर 1, 2, 3, 9, 10 ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूल 1 कहता है कि हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ्स, जो कि जॉइंडर और नॉन जॉइंडर की बात करते हैं। फिर रूल 2 कहता है कि पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। रूल 3 है कि हु मे बी जॉइंड एज डिफेंडेंट्स, कि मतलब रूल 1 में बात की गई है जॉइंडर नॉन जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ, एंड रूल 3 बात करता है कि जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स। उसके बाद रूल 9 इज विद रिस्पेक्ट टू मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज। फिर ऑर्डर रूल 10, ऑर्डर 1 रूल 10 स्ट्राइकिंग आउट, एडिंग और सब्सटीट्यूटिंग पार्टी। जब भी कभी हमें मतलब किसी को पार्टी को ऐड करना हो, सब्सटीट्यूट करना हो, तो उसमें हम ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन को हाई कोर्ट में या कहीं भी कोर्ट में परस्यू करते हैं। उसके बाद ऑर्डर 2 कहता है कि फ्रेम ऑफ सूट। ऑर्डर 2 में भी रूल 1, 2, 3, 6, 7 दिए गए हैं स्क्रीन पे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं और पूरी डिटेल्स आपको सीपीसी की बुक्स में मिल जाएगी। इन केस अगर कोई आपको स्पेशल पर्टिकुलर चाहिए तो उसके लिए आप मुझे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस पर कोई सेपरेट वीडियो अपलोड की जाएगी। उसके बाद ऑर्डर 3 में हु शुड साइन द प्लीडिंग्स, तो इसमें जो भी उनके ऑथराइज सिग्नेटरी है या फिर पिटिशनर है वो ऑल दे विल साइन द प्लीडिंग्स। ऑर्डर 4 बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। ऑर्डर 4 में 2 इंपॉर्टेंट रूल है, रूल 1, रूल 2। रूल 1 कहता है कि सूट टू बी कमेंस्ड बाय द प्लेंट एंड रूल 2 इज रजिस्टर ऑफ सूट्स। ऑर्डर 5 डील करता है इशू एंड सर्विस ऑफ सम्मन्स। लाइक रूल 1 में कहा है कि सम्मन्स, मीनिंग ऑफ सम्मन्स, अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, एवरी सम्मन शैल बी साइंड बाय जज एंड मस्ट बी सील ऑफ द कोर्ट। रूल 2 कहता है कि कॉपी और प्लेंट अनेक्स्ड टू सम्मन्स, यानी कि सम्मन्स के साथ साथ प्लेंट की कॉपी भी भेजी जाएगी डिफेंडेंट्स को। रूल 3 is court may order defendant or plaintiff to appear in person. Rule 4 is with regarding to exemption from personal appearance, and or rule 5, 6, 7, 8 is with respect to essentials of summons की क्या क्या summons में essential होने चाहिए, and rule 9, 10 is with respect to service of summons की summon का क्या क्या transmission होना चाहिए और कैसे सर्विस कराई जानी चाहिए। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऑल आर दिस इम्पोर्टेंट। एंड उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर 6 पे। ऑर्डर 6 इज डील्स विद प्लीडिंग्स। ऑर्डर 6 रूल 1 में बात की गई है प्लीडिंग की। 2 में है प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस, यानी कि प्लीडिंग्स में जो भी है सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स को ही स्टेट किया जाना चाहिए, जो कि हमारा बेसिकली फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स भी है। रूल 14 बात करता है प्लीडिंग्स टू बी साइन, प्लीडिंग को साइन किया जाना चाहिए। रूल 15 में कहता है कि प्लीडिंग्स में वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए। रूल 16 इज विद रिस्पेक्ट टू स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स, एंड रूल 17 इज अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। कभी कभार प्लेंट या किसी भी हम प्लीडिंग में होता है कि कुछ करेक्शंस या कुछ अमेंडमेंट्स की जाती है, तो ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है उसके लिए स्पेशली, कि जब भी कोई अमेंडमेंट करनी हो प्लेंट में या फिर किसी भी आपके कोर्ट प्लीडिंग में। रूल 18 फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर, यानी कि कोर्ट में अगर अमेंडमेंट के लिए ऑर्डर हुआ था और विद इन टाइम लाइन अगर उसका अमेंडमेंट नहीं कर पाए हो, तो फिर ऑर्डर 6 रूल 18 की एप्लीकेशन की जाएगी इफ़ यू फेल टू फाइल द अमेंडमेंट एप्लीकेशन विद इन द टाइम ग्रांटेड बाय द
कोर्ट। नेक्स्ट ऑर्डर 7 इज़ प्लेंट। ऑर्डर 7 के इंपॉर्टेंट रूल स्क्रीन पर दिए गए हैं 1 to 12, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर 8 आता है रिटर्न स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ। ऑर्डर 8 में बात की गई है, ऑर्डर 8 रूल 1 में रिटर्न स्टेटमेंट है, ऑर्डर 8 रूल 2 में न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेशली प्लेटेड, यानी कि वो सब बताया गया है कि किस किस केसेस में आपको रिटर्न स्टेटमेंट में क्या क्या इंकॉर्पोरेट करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद है सेट ऑफ। सेट ऑफ दिया गया है रूल 6 में, पर्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटर्न स्टेटमेंट। सेट ऑफ क्या है उसको भी हम अलग से डिस्क्रिप्शन वीडियो में सेपरेटली बताया जाएगा। उसके बाद काउंटर क्लेम आता है रूल 6A में। ये काफ़ी कन्फ्यूजिव होता है कि कई बार पूछा जाता है कि ऑर्डर 8 रूल 6 और 6A किस में डील करता है, तो काफ़ी कन्फ्यूजिव है कि ऑर्डर 6 डील्स विद सेट ऑफ एंड ऑर्डर 6A डील्स विद काउंटर क्लेम। उसके बाद ऑर्डर 9 जो कि अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस, यानी कि कभी कभार क्या क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं अपीयरेंस के कोर्ट में पेश होने पर, और नहीं पेश होने पर क्या क्या उनके कंसिक्वेंसेस होते हैं, वो ऑर्डर 9 में दिए गए हैं। और बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट रूल हैं, जैसे कि रूल 1 में दिया है कि पार्टीज टू अपीयर ऑन डे फिक्स्ड इन सम्मन्स फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर, यानी कि जो भी सम्मन्स में अगर तारीख दी गई है, डे दिया गया हुआ है, उस डे में डिफेंडेंट को अपीयर होना पड़ेगा। ऑर्डर 9 रूल 2 कहता है कि डिसमिसल ऑफ सूट वेयर सम्मन्स नॉट सर्व्ड इन कंसिक्वेंस ऑफ प्लेंटिव्स फेलियर टू पे कॉस्ट, यानी कि जब भी प्लेंटिव ने सूट फाइल किया और उसमें नोटिस हो गया है कि भाई डिफेंडेंट को सम्मन सर्व किया जाए, और प्लेंटिफ अगर फेल हो चुके हैं, उन्होंने सम्मन सर्व नहीं किए हैं, तो सूट को डिसमिस किया जा सकता है। फिर ऑर्डर 9 रूल 3 कहता है कि वेयर नाइदर पार्टी अपीयर्स सूट टू बी डिसमिस्ड, यानी कि जब कोई भी पार्टी किसी केस में अपीयर नहीं होगी तो ऑर्डर 9 रूल 3 में के अंडर सूट को डिसमिस भी किया जा सकता है। ऑर्डर 9 रूल 5 इज विद रिस्पेक्ट टू डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ आफ्टर सम्मन्स रिटर्न अनसर्व्ड fails for 3 months to apply for fresh summons. Order 8 is procedure where defendant only appears. Order 9 rule 13 is setting aside a decree ex parte against defendants. If defendants fails to appear several times, even asking from the court, then order 9 rule 13 application is to be filed for setting aside the decree ex parte against defendant. Order 9 rule 14 is no decree to be set aside without notice to opposite party, यानी कि किसी भी डिक्री को सेट असाइड नहीं किया जाएगा बाय द डिफेंडेंट विदाउट नोटिस टू द अपोजिट पार्टी। उसके बाद हमारा ऑर्डर 10 पे आते हैं। ऑर्डर 10 इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, ऑर्डर 11। उसके बाद ऑर्डर 15 है डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। ऑर्डर 15 रूल 1 सेज पार्टीज नॉट एट इशू वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट नॉट एट इशू, मतलब कि ऑर्डर 15 में सिंपली कहा गया है कि डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग, जिसमें कि ऑर्डर 15 में इंपॉर्टेंट रूल है 1 2 3 4। उसके बाद समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस सेक्शन 31 एंड ऑर्डर 16। फिर है ऑर्डर 20 जजमेंट एंड डिक्री। उसके बाद मेन टॉपिक एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, ऑर्डर 21। फिर नेक्स्ट है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स कमीशंस, ऑर्डर 26। उसके बाद सूट बाय पॉपर्स प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 33। पॉपर्स को इंडिजेंट पर्सन्स भी कहा जाता है। इंडिजेंट पर्सन्स आर दोज हु आर अनेबल टू पे फीस, कोर्ट फीस टू द कोर्ट वाइल फाइलिंग देयर केस। तो ऑर्डर 1 2 5 8 10 11 12 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ऑर्डर 33 के। फिर आता है इंटरप्लीडर सूट। इंटरप्लीडर सूट क्या है तो काफ़ी शॉर्ट में समझाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट उसको दोबारा सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी उस पर। तो उसके ऑर्डर 35 के इंपॉर्टेंट रूल है 1 2 3 4 5 6। फिर आता है हमारा टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, कि जब भी हमें कभी सूट के साथ स्टे के लिए एप्लीकेशन मांगनी पड़ती है तो ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 की एप्लीकेशन में उसको फाइल किया जा सकता है। तो ऑर्डर 39 के रूल 1 2 3 4 5 डील करते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन से, एंड ऑर्डर 6 7 8 9 10 डील्स विद इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स, ऑर्डर 40, जिसमें रूल 1 2 3 4 5 दिया गया है।
आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थे सारे हमारे बेसिकली सेक्शंस और ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी। तो जो कि मतलब कि अगर आप लॉयर्स हैं या मतलब कॉलेज में परस्यू कर रहे हैं लॉ एस्पिरेंट जुडिशरी के लिए, तो इन सब सेक्शंस को मिस आउट नहीं कीजिएगा, ताकि आपको मतलब किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए या फिर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियोस भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।